हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले हैं कोस्ट गार्ड नाविक 02 2023 बैच के लिए मैंने एक मॉक टेस्ट, और ये 100% प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो नवंबर 2021 के अंदर जो आपका एग्जाम हुआ था ना, उन सारे क्वेश्चंस को मैं मिनी मॉक टेस्ट का मतलब ये कंप्लीट फुल मॉक टेस्ट नहीं होता 60 क्वेश्चंस वाले, ये सेक्शन 1 के मिनी मॉक टेस्ट। जैसे प्रीवियस ईयर के कुछ कुछ क्वेश्चन डाले गए, और जो भी क्वेश्चन डाले गए वो सारे आपके एग्जाम के एक्चुअल क्वेश्चन है। आपको लेवल इनका देख के और क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है ना, देख के खुद समझ में आ जाएगा कि अच्छा ठीक है, प्रीवियस ईयर में ऐसे पूछे जाते हैं तो बिल्कुल भी ऐसे ही पूछे जाते हैं। और हाँ, जिस तरीके से हम अपने टेक्स्ट बुक में या फिर कहीं भी सिंपल वे में पढ़ लेते हैं ना, उस तरीके से एग्जाम नहीं पूछता। एग्जाम थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा रहा है बिकॉज कंपटीशन डे बाय डे बढ़ रहा है और वैकेंसीज कम हो रही है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना होगा और बढ़िया मेंटर से ना डिटेल क्लास में पढ़ना जरूरी है। अगर वही डिटेल क्लास के बारे में हम लोग बात कर ले, इस बार देखो सिलेक्शन लेना है तो डिटेल में जाके पढ़ना पड़ेगा, ऊपर ऊपर पढ़ के कुछ नहीं होता। डिटेल में पढ़ने के लिए ना आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हो, A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। वहां पे कोस्ट गार्ड की अगर अभी से आप तैयारी करते हो तो आपका जो सेक्शन खराब है वो अभी ठीक हो सकता है। समटाइम्स किसी का क्या होता है ना, कभी कभी किसी का मैथमेटिक्स बहुत खराब होता है या फिर किसी का रीजनिंग, साइंस, इंग्लिश कुछ भी खराब हो सकता है। वो इस कोर्स के अंदर कंप्लीट सेक्शन 1 की तैयारी कराई जा रही है जस्ट 900 रुपीज के अंदर। इसके अंदर जितने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हैं वो सब कुछ आपको मिलेंगे। हमारा जितना पेड PDF वगैरह होता है वो सब कुछ मिल जाएगा, और वीडियो क्लासेस जितनी होती है ना डिटेल में, वो सब कुछ मिल जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ एक बार आप ज्वाइन करो इस क्लास को, चाहे आपने GD के लिए फिल किया हो, चाहे DB के लिए, चाहे आप इन फ्यूचर यांत्रिक की तैयारी करना चाहते हो। तो सेक्शन 1 के अंदर रॉक करके आओगे एग्जाम में, गारंटी, अगर बढ़िया से पढ़ के जाते हो तो ठीक है। और वैसे आप सब्जेक्ट वाइज भी बाई कर सकते हो सिलेबस को। अगर बाई करने में कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो हमारे टीम मेंबर को व्हाट्सएप कर लो 7279047787 पे। बाय द वे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको वहां से प्रॉब्लम आती है डाउनलोड करने में तो हमारे टीम मेंबर से कांटेक्ट कर लो, वो आपकी हेल्प कर देंगे। इसके अलावा अगर आपको सिर्फ PDF चाहिए प्रैक्टिस के लिए, आपने तैयारी कर ली कहीं और से पढ़ लिया, सिर्फ PDF चाहिए, तो PDF के लिए भी गाइस हमने आपके लिए जुगाड़ कर दिया है। मैथमेटिक्स पूरा चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, यहाँ पे 450 के आसपास क्वेश्चन है, वीडियो सॉल्यूशन के साथ मैथ है। इनको प्रैक्टिस कर लो तो एग्जाम से पहले 2 बार बहुत हेल्प मिलने वाला है। व्हाट्सअप करके बाई कर सकते हो इसको। और साथ में रीजनिंग और साइंस के तो ये सारी चीजें और वोकैबुलरी सबको 2 बार बढ़िया से पढ़ लो। एग्जाम में देखना 70 से 80% चीजें डायरेक्टली यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगी। रिकॉर्ड रह चुका है अपना, वैसे तो परसेंटेज इससे ज्यादा हाई रहती है हमारी, लेकिन हम लोग मिनिमम लेके चलते हैं। 70 to 80% चीजें यहाँ से देखने के लिए मिलती है। तो व्हाट्सअप करके इन सभी चीजों को बाई करके और रॉक कर दो एग्जाम में इस बार। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। फर्स्ट जो है ना, फर्स्ट टाइम एशियाई गेम कहाँ पे खेला गया था। ठीक है, तो देखो एशियाई गेम तो सबसे पहले ना ऐसे होता है, ऑप्शंस हमने खुद से क्रिएट किए हैं, आंसर अपने को पता था इसका, बच्चे आके क्वेश्चन बताए थे और आंसर बताए थे। ऑप्शंस क्या क्या थे नहीं पता था। तो ऑप्शंस में हो सकते हैं वो सारे ऑप्शंस इंडियन स्टेट्स की हो, ठीक है, या फिर वो सारे एक दिल्ली हो, ठीक है। इसके अलावा अदर कंट्रीज के कैपिटल का नाम दिया हो। आपको मैं बता दूं फर्स्ट एशियन गेम जो हुआ था वो इंडिया में, जो कि दिल्ली में खेला गया था। तो ये चीज आपको कंफर्म पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ना यहाँ पे चीन मतलब बीजिंग कर देगा या फिर किसी अलग अलग एशियाई कंट्रीज के कैपिटल का नाम डाल देगा, तो फिर आपको लगता है कि अरे भैया इंडिया में तो खेला नहीं गया होगा, हम तो इतने बढ़िया है नहीं। ऐसी बात नहीं है, हम इंडियन जो है वो स्पोर्ट्स में काफी बेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे दिल्ली जो है करेक्ट आंसर आपका होगा। इसके अलावा आजादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे किसने कहा था। तो अब बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा इसका आंसर क्या है, तो फिर ठीक है, नहीं पता है तो आंसर सीख लो। बाल गंगाधर तिलक। और एग्जाम में ना बाल गंगाधर तिलक नहीं था, पहली बात मैं बताऊं, क्योंकि सर फिर आंसर क्या करना था, उसमें शॉर्ट में लिखा हुआ था BG तिलक, ठीक है। तो BG तिलक का मतलब समझ लेना, बाल गंगाधर तिलक। और एग्जाम में आजकल ना पंडित नेहरू, ऑनलाइन एग्जाम में देखो ऑप्शंस बड़े बड़े नहीं करते हैं वो लोग, वही बड़े ऑप्शंस को शॉर्ट में लिखते हैं। पंडित नेहरू को कुछ इस तरीके से लिख देते हैं, कुछ लोग कंफ्यूज जाते हैं, ये कौन सा नेहरू है भाई, ये क्या अलग नेहरू है, नहीं ये वही नेहरू है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को ऐसे लिख देगा, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसे कर देगा, नेहरू PJ नेहरू कर देगा। तो ये सभी चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो ये सभी चीजें कैसे समझोगे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होगी। तो प्रैक्टिस के लिए अगर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चाहते हो तो वो भी आपको A to Z स्टडी ऐप पे मिल जाएगा, बाई कर सकते हो। जस्ट 69 रुपीज में 10 टेस्ट सीरीज और एक और टेस्ट सीरीज आ रही है, तो वो भी दोनों टेस्ट सीरीज बाई करके एग्जाम से पहले रॉक करो। थल सेना दिवस, आर्मी डे कब सेलिब्रेटेड किया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये चीज बताओ। तो गाइज ये जो है आपका, ये जो है 15 जनवरी को ये आर्मी डे। अच्छा एक चीज मेरे को बताओ कमेंट करके, मैं देखना चाहता हूँ नेवी डे कब मनाया जाता है। आर्मी डे तो मैंने बता दिया आपको, इसके अलावा नेवी डे और एयरफोर्स डे, इंडियन नेवी इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, कमेंट करके आप बताओगे। देखते हैं कितने लोगों को पता था, ठीक है। डिफेंस की तैयारी कर रहे हो ना, जरा कमेंट करके बताओ। देखो अगला क्वेश्चन है, यदि 2 गेंद है, इफ 2 balls having
हाई एंड अदर हैव लो वेट, मतलब ये हाई एंड लो का मतलब किसी एक के पास ज्यादा वेट है और एक के पास कम वेट है, ठीक है। एक का जो वेट है वो ज्यादा है और दूसरे का वेट कम है, मतलब दो बॉल्स हैं अपने पास। अब इसका जो है ना वेट ज्यादा है और इसका वेट जो है कम है, ठीक है। अगर दोनों को एक साथ नीचे गिराया जाए तो पहले कौन गिरेगा? अब ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, कंडीशन पे, ये कैसा मतलब वहां का मीडियम कैसा है। समटाइम्स ना वैक्यूम में अगर गिराए तो भैया दोनों एक साथ गिरेंगे, ठीक है। बट ऑप्शन में वैक्यूम नहीं लिखा, जब ऑप्शन में वैक्यूम मतलब निर्वात नहीं लिखा गया है तो आपको समझ लेना ये जनरल एनवायरनमेंट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसमें, क्योंकि हम वैक्यूम में नहीं रह सकते, ठीक है। अब वैक्यूम क्या चीज है? वो अवस्था जहां पे एक तरीके से कोई मीडियम ना हो वहां पे, ठीक है। लाइक आपका एनवायरनमेंट वहां पे काम ना करे, ठीक है, हवा ना हो वहां पे, बिल्कुल भी निर्वात जिसको कहते हैं वो। तो वैक्यूम में तो हम जिंदा रहेंगे नहीं। तो वैक्यूम में कोई भी चीज एक तरीके से सोच लो कि वेटलेस हो जाता है, मास होती है लेकिन वेट लगभग खत्म, ठीक है। तो उस कंडीशन में दोनों चीजें सेम में गिरेगी, चाहे किसी का वेट कितना भी हो सेम में गिरेगा। बट अगर जनरल इन्वायरमेंट है हमारे पास, जो कि हम जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, अगर जिस पे आप मान लो छत है आपका, छत पे से आप और एक आपसे मोटा इंसान, दो लोगों को ढकेल दिया जाए तो पहले कौन गिरेगा? तो जिसका वेट ज्यादा है, तो जो मोटा है हाई वेट वाला इंसान पहले गिरेगा, ठीक है। बॉल से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बाकी आप दोनों का एग्जाम्पल ले लिया, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो ये चीज है, अगर जनरल एनवायरनमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछे तो जिसका वेट ज्यादा होगा वो गिरेगा, अगर वैक्यूम में पूछे तो दोनों एक साथ गिरेगा। आगे देखो, देखो समटाइम्स क्वेश्चन पूछता है इस तरीके से, मैं बताऊं डिटेल में जाके, कि निर्वात में मतलब वैक्यूम में एक पत्थर के या फिर पत्थर के टुकड़े को और एक कागज के टुकड़े को, या फिर कागज के जगह पे किसी पंछी का पंख ले लेता है। मान लो एक कागज के टुकड़े को या फिर एक की पंख को और इसके साथ में एक पत्थर के टुकड़े को, दोनों को अगर एक साथ गिराया जाए तो पहले कौन गिरेगा? अगर वैक्यूम में दे रखा है तो बहुत सारे ना मतलब कहते हैं ना विद्वान लोग आंसर कर देते हैं फटाक से पत्थर पहले गिरेगा, पत्थर के पास बैठ जाता है। मैंने बोला ना वैक्यूम में आपको दोनों साथ में गिरेंगे, ठीक है। और लेकिन यही जब जनरल एनवायरनमेंट हमारा जिसमें हम रहते हैं उसमें जिसका वेट ज्यादा वो गिरा तो पहले। आगे देखो, एंटोनिम ऑफ प्रिकैरियस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है भाई? तो इसका मतलब होता है ना, आपसे एंटोनिम पूछ रहा है इसका, तो मतलब वो चीजें जो सेफ ना हो, ठीक है। प्रिकैरियस का मतलब जो चीजें जो सेफ ना हो, तो उसको क्या कहते हो आप? अनसेफ, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं असुरक्षित, ठीक है। असुरक्षित कहते हो, या फिर इसको यही समझो ना, आप ज्यादा हिंदी क्या पढ़ेंगे, इतना भी सफिशियंट है, इतना समझ जाओगे। असुरक्षित, जो चीजें सुरक्षित ना हो, जो चीजें सिक्योर ना हो, जो चीजें सेफ ना हो, उसको कहते हैं। तब इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जो चीज सुरक्षित है, जो चीज सेफ है, जो चीज सिक्योर है, वो इसका ऑप्शन में। अब डिपेंड करता है भैया ऑप्शन में क्या होगा, या तो सेफ होगा, या फिर सिक्योर होगा, या फिर प्रोटेक्टेड होगा, ऐसे करके जो भी चीजें आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे देखो, अगला कह रहा है इफ 70 वाट, यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चन है, मैं आपको हिंदी में भी बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इफ 70 वाट ट्रू फैन यूजेस फॉर 5 आवर्स, ठीक है। देखो यहाँ पे ना 70 वाट के दो पंखे हैं, क्या है भैया? दो पंखे हैं, क्लियर। 70 वाट के दो पंखे हैं, वो यूज किए जाते हैं 5 घंटे तक। कितना? 5 घंटे तक दो पंखे यूज किए जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, मैं थोड़ा साफ साफ लिखता हूं, इसको गंदे तरीके से लिख रहा हूं। यहां पे मैंने क्या बोला? 70 वाट के दो पंखे हैं, हिंदी में लिखता हूं इसको मैं, और इनको 5 घंटे तक यूज किया जाता है। और इसके अलावा 80 वाट के ना 3 कूलर हैं, ठीक है। अब जनरली जो घर में गर्मी आ गया यूज होगा, उसको यूज किया जाता है 8 घंटे तक। तो टोटल जो है ना कंजप्शन कितना होगा इलेक्ट्रिसिटी का, वो बताओ। किलो वाट में ऑप्शन दे रखा, वाट में नहीं पूछ रहा। पहले तो इनका वैल्यू हम लोग वाट में निकालेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, इनको हम किलो वाट में चेंज कर देंगे। क्लियर है? तो एक मेरे को बात बताओ आप, हम लोग क्या करते हैं ना कि 70 वाट का एक पंखा जो होगा 1 घंटे में कितना मतलब क्या ये यूज करेगा कंजप्शन, तो वो 70 वाट ही यूज करेगा। क्लियर है? या फिर 1 मिनट में कितना करेगा, या फिर 1 घंटे में कितना करेगा, 70 वाट ही यूज करेगा, ठीक है। अब एक चीज, सॉरी यहाँ पे एक चीज मैंने गलती बोल दी आपको, 1 घंटे में नहीं। मैं पहले आपको बेसिक आपके लैंग्वेज में समझाता हूँ। मान लो आपके घर में एक पंखा है, वो जनरली कितना होता है, 60-70 वाट का होगा। तो मान लो एक 60 वाट का पंखा है ना, अगर 1 घंटे तक चलाओगे, इसका मतलब ये हुआ कि वो 60 घंटा बिजली खपत करेगा, ठीक है। कितना? 60 वाट बिजली खपत करेगा, 60 घंटा नहीं, ठीक है। मतलब 60 या फिर 70, जितने वाट का पंखा है, जितने घंटे चलाओगे, या फिर जैसे 70 वाट का जो पंखा मान लेते हैं आपके घर में लगा देते हैं, वो 1 घंटे में कितना बिजली खपत करेगा, तो 70 वाट खपत करेगा। क्लियर? अब इसको किलो वाट में कन्वर्ट करोगे तो क्या 100 से डिवाइड मार देना अपने को, ठीक है। यूनिट में जो कहते हो ना कि कितना यूनिट जा रहा है, वही 100 से डिवाइड मार दोगे, उतना यूनिट आपका 1 घंटे में खपत होगा। तो 1 घंटे में एक पंखा अगर 70 वाट खपत करेगा तो 2 घंटे में कितना करेगा, 5 घंटे में कितने करेगा, तो 350 वाट।
बट यहाँ पे क्या है ना कि दो पंखे हैं यहाँ पे, तो एक पंखा नहीं है यहाँ पे, दो पंखे हैं। पहली बात तो 70 वाट के दो पंखे हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये 5 घंटे में जो बिजली खपत करेंगे उनको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इनका वैल्यू क्या मिलेगा 700। ठीक है, तो 700 वाट टोटल मिला अपने को। ये 700 वाट जो है ना खपत करेंगे, ये समझाना कुछ लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मेरे लिए भी, क्योंकि कुछ लोग बेसिक चीजें पढ़ के नहीं आ जाते हैं, नहीं आते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है समझा पाने में भी। उसी तरीके से कूलर भी वही फंक्शन करेगा आपका कि 80 वाट का 80 वाट का कूलर है, 80 वाट के कितने कूलर्स हैं 3 कूलर्स। अब यहाँ पे 8 घंटे तक इनको हम लोग चला रहे हैं, तो ये टोटल मिला के कितने खपत करेंगे, तो 80 को 3 को और 8 को मल्टीप्लाई कर दो, जो वैल्यू आएगा उतने वाट जो है ये बिजली खाएंगे आपके। तो ये कुल मिला के 1920, ठीक है 1920 वाट जो है बिजली आपकी खपत करेंगे। कितने करेंगे ये 1920 वाट जो है बिजली खाएंगे आपके। तो टोटल कितना लगा भैया हमारा, तो ये बताओ 1920 वाट प्लस में 700 वाट, टोटल ओवरऑल कितना हो गया, ये 2620 वाट। बट ऑप्शन में तो ये है नहीं, तो किलोवाट में चेंज करो, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 100 से डिवाइड मार देंगे, तो ये किलोवाट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मतलब 26.20 किलोवाट है क्या किसी ऑप्शन में, किसी ऑप्शन में नहीं है क्या ये, नहीं ऑप्शन में है ही नहीं, तो फिर इसको ऑप्शन में नहीं है, हाँ है ऑप्शन नंबर बी में है 26.20। कभी कभार हेलुसिनेशन होता है देखिए कि है कि नहीं भाई, मेरा नजर डायरेक्टली ऑप्शन नंबर ए पे गया, तो मैंने कहा कि टाइपिंग में एरर है क्या, 26.60 है यहाँ पे, तो नहीं ऑप्शन नंबर बी में है 26.20 किलोवाट, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल भी सही है। तो ये थोड़ा सा इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाता है आपको डीबी में, एक ही देगा, ठीक है 10 साइंस के क्वेश्चन होंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन आपको इस तरीके का देगा और इसको एंड में बनाना। अगर इनका कंसेप्ट पता है बढ़िया से, दम लग रहा है कि नहीं हमको बना ही लेंगे, तब इसको कंटिन्यू बनाते जाना। अदरवाइज लग रहा है कि इस क्वेश्चन में हम फंसने वाले हैं, तो चुपचाप स्किप करके आगे बढ़ जाना, बिकॉज सारे क्वेश्चन के जो एक मार्क्स ही मिलने वाले हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करके हम 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में क्यों छोड़ने जाए, टाइम तो लिमिट होता है अपना। तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर देना, लास्ट में बना लेना। अगर आपको नहीं लगता है कि इसका कंसेप्ट ही नहीं पता है, तब अगर कंसेप्ट पता है तो फिर सिंपल सा कैलकुलेशन है कर लेना। क्लियर। आगे देखो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इफ राम कैन डू 3 टाइम्स फास्टर देन पायल। ये कह रहे हैं ना कि राम जो है ना ये क्या करता है, पायल से, पायल है लड़की का नाम है, पहनने वाली नहीं, पायल से 3 गुना काम तेज करता है। ठीक है, राम कैन डू 3 टाइम्स फास्टर देन पायल, तो इनकी एफिशिएंसी जो है ना वो 3:1 है। क्लियर। अब कह रहा है क्या पायल जो है ना, पायल एंड पायल कैन डू, यहां पे पायल को लिखो यार, पायल कैन डू 2 टाइम्स फास्टर देन पीयूष। अब ये ना पीयूष जो है ना इससे 2 गुना तेज है। कितना तेज है भाई, तो 2 गुना तेज है, इसको भी लिखो 2:1 लिखो। तो अब मेरे को ना एक मैंने टाइम एंड वर्क में बताया था आपसे कि इफ टुगेदर दे डू इन 9 days देन पायल टेक्स हाउ मेनी डेज टू कंप्लीट इट। मतलब वो सब मिलके ना 9 दिन लगाते हैं, तो ये पायल अकेले कितना दिन लगाएगी छन छन बजाने में। तो सुनो एक बात मेरी, सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी का एग्जैक्ट रेशियो क्या होगा, तो राम, एक और कौन लड़की है पायल, और इसके साथ है पीयूष। ठीक है, इनका रेशियो क्या होगा, तो पहले 3 and 2 को मल्टीप्लाई करते हैं अप एंड डाउन, तो 3 2 6, फिर 2 and 1 को मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस, तो 2 हो गया, फिर 1 and 1 को कर लो, ये उतना। तो राम, पायल और पीयूष का जो रेशियो हो गया 6:1 हो गया। क्लियर। अब क्या है ना कि सुनो, तीनों मिलके 9 डेज में कर रहे हैं, तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, तो 6 2 and 1, तीनों की एफिशिएंसी क्या भैया 6 2 and 1, 9 एफिशिएंसी के साथ 9 डेज के अंदर काम को खत्म करती। तो पायल की एफिशिएंसी क्या है 2 है, तो ये 2 एफिशिएंसी के साथ x डेज में काम को खत्म करेगी। ये हो जाएगा 81 इज इक्वल टू 2 into x, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 81/2 डेज के अंदर काम खत्म होगा। ठीक है, तो उनके एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग हम लोग निकाल सकते हैं, तो बाकी इतना लिखना जरूरी नहीं है, इतना तोड़ मोड़ के यहीं पे काउंट कर सकते हैं। 6 2 और 1 को 9 हो गया, तो 9 into 9 इज इक्वल टू 2x हो गया ना। तो ये चीजें ना खुद से समझा जा सकता है, स्टेप बाय स्टेप जाना एग्जाम में, मतलब वो चीजें पॉसिबल नहीं होती बिकॉज टाइम नहीं होता। तो कुछ चीजों को माइंड में अगर कैलकुलेट करें तो सही है। मेरे को यहाँ लिखना इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत सारे लोगों को समझ ही में नहीं आएगा कि आपने बता क्या दिया और लिख क्या दिया। ठीक है, क्योंकि वीडियो सोल्यूशन में मैं जब बना रहा था ना पीडीएफ की, तो मैं कुछ ज्यादा फास्ट में था, मैंने सोचा चलो समझदार बच्चे आएंगे पढ़ के आएंगे कुछ, तो फिर काम चल जाएगा। बट हुआ कुछ ऐसा कि वो सारे बिना पढ़े डायरेक्टली प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनको कहाँ से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा पढ़ के पीडीएफ बाई किया करो। आगे देखो, इफ एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज मतलब इज ए एंड हाइट इज बी। ठीक है, अच्छा ये इस तरीके से लिखा है,
इसका जो है ना देखो ये एरिया जो है ना एक इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स बराबर होते हैं, वो उनका एरिया है ए, ठीक है, एरिया इज इक्वल टू ए, और इनकी हाइट जो है ना भाई साहब ये है बी, ठीक है, हाइट जो है इनकी बी है। तो कह रहे ना कि बी स्क्वायर बाई ए का वैल्यू बता दो, मतलब बी स्क्वायर का मतलब हाइट का स्क्वायर, ठीक है, हाइट का स्क्वायर बटा में एरिया बता दो, ठीक है। तो अब हाइट बराबर क्या होता है ये चीज मेरे को आप बता दो। तो अंडर रूट 3/2 इंटू इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं हम लोग, उसका हाइट क्या होता है, √3/2 इंटू ए होता है। वहीं पर अगर इनका हम एरिया का फॉर्मूला पढ़े तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है। तो ये चीजें आपने पढ़ा होगा, कुछ नहीं करना भाई साहब, आपको वही करना, √3/2 इंटू ए का होल स्क्वायर कर दो और डिवाइडेड बाई √3/4 का ए स्क्वायर ऑलरेडी है इसके अंदर, तो कर दो, क्लियर। अब ये रूट जो 3 है ना ये क्या बन जाएगा, √3 क्या बन जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 3 बन जाएगा। ये चीजें मैथ में पढ़े होगे, 3/4 ए स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो चीजें नीचे हैं ये ऊपर चली जाएंगी और ऊपर की चीजें नीचे आ जाएंगी, क्लियर। ये बन जाएगा 4/√3 इंटू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कटा, 4 कटा, तो बच गया वैल्यू 3/√3। इनका जब रेशनलाइज करो या फिर डायरेक्टली कट करोगे तो वैल्यू √3 मिल जाएगा। अब कैसे पूछोगे कैसे महाराज, ये भी बता दो। देखो 3 का मतलब क्या लिख सकते हो, √3 इंटू √3 का मतलब क्या हो गया, 3 हो गया। तो √3 इंटू √3 ऑलरेडी डिवाइडेड बाई √3 है, तो कट के क्या बचेगा, √3 बचेगा। तो ये सभी चीजों को ना मुझे लगता है कि माइंड में करें तो बेटर होगा, अदरवाइज आप एग्जाम के काबिल नहीं हो इस बार, अगली बार के लिए प्रिपरेशन करो। अगर ये सभी चीजें समझ में नहीं आ रही तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ, अगर ये सभी छोटी छोटी टर्म्स आप नहीं समझ पा रही हो तो थोड़ा सा और मेहनत करो, दबा के मेहनत करो और अगली बार एग्जाम में फोड़ दो। मतलब ऐसा नहीं कि हार मान जाना, अगली बार एग्जाम में फोड़ देना, क्लियर। आगे देखो, सिनोनिम ऑफ होस्टाइल। होस्टाइल का मतलब क्या होता है, मारा पीटी जिससे होता रहता है दिन भर ना, जिससे दुश्मनी होती है, ठीक है, मिल जाए आ मिल कभी मार के सर फोड़ देंगे तुम्हारा, वही है, ठीक है। तो जिसको हम लोग एनिमिटी कहते हैं। मैं भी यहाँ पे एक चीज देखने के लिए आपको मिल सकती है, फ्रेंड, फेवर, ये सभी चीजें क्या है, जिसके फेवर में हो, जिसके फ्रेंड हो, एक तरीके से दोस्ताना हो रहा है। और यहाँ पे एनिमिटी का मतलब होता है शत्रुता, ठीक है। तो क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। और वहीं पे आपसे अगर एंटोनिम पूछे तो फ्रेंड, फेबर, ये सभी चीजें इनके क्या हो जाएंगे वही जो होते हैं, सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक है। सॉरी, अगर एंटोनिम पूछे तो फिर इसका फ्रेंड, फेबर, ये सभी चीजें हो जाएंगी एंटोनिम, और सिनोनिम तो आपका एनिमिटी है ही इसके अलावा, ठीक है। इसके अलावा एंटागोनिस्ट हो गया, ये सभी चीजें जो है ना इनके एंटोनिम सॉरी सिनोनिम ही होते हैं। बाकी यहाँ पे देखो a+b का होल स्क्वायर, देखो ये जो मैथ का क्वेश्चन है बड़ा सिंपल सा, अगर ये समझ जाओगे तो क्लियर है। कल एक अलजेब्रा का क्वेश्चन मैंने कराया था, कल नहीं परसों वाले क्लास में, तो उसमें एक चीज सिखाई थी मैंने, अलजेब्रा को ना बेसिक कंसेप्ट से बनाया करो, लेकिन उससे पहले ना ट्रिक की मदद से बनाया करो। अगर ट्रिक से फॉलो ना करे तब जाके बेसिक के ऊपर बढ़ा करो, ठीक है। जैसे a+b का होल स्क्वायर बराबर क्या है, 25। यहाँ पे देखो ध्यान से देख क्या रखा है ना, 2ab का वैल्यू 10 दे रखा है, तो पूछ रहा है a² + b² का वैल्यू बताओ। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप इनको छेड़छाड़ करो या फिर इनको छेड़छाड़ करो। तो मेरे अकॉर्डिंग में इनको छेड़छाड़ करना काफी मतलब इजी वे रहेगा। तो a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस में b² प्लस 2ab इज इक्वल टू 25 दे रखा। तो 2ab का वैल्यू दे रखा भाई साहब 10 यहाँ पे, क्लियर है। तो a² प्लस में b² बराबर क्या होगा 25 में ना, अब ये प्लस 2ab को अगर राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस होगा, और जिसका वैल्यू ऑलरेडी 10 दे रखा है तो 10 को माइनस कर लो, वैल्यू 15 आ जाएगा। और आपके ऑप्शन में भी था और करेक्ट आंसर भी यही था। आगे बढ़ते हैं। 11 कह रहे हैं ना कि फार्मर का अगर रिलेशन फील्ड के साथ है तो आर्ट का किसके साथ होगा। देखो पहली बात तो फार्मर फील्ड पे जाके डिस्को डांस करेगा नहीं, वो अपना काम कर रहा होगा, खेतों की जुताई करेगा, खेतों में बीज डालेगा, फसल उगाएगा। उसी तरीके से आर्ट कौन करता है, ये चीज बताओ, आर्ट का संबंध किससे के साथ है। अब डॉक्टर जाके नाच गाना करेगा नहीं, डायरेक्टर खुद तो नाचेगा नहीं, गाएगा नहीं, या फिर डायलॉग तो बोलेगा नहीं, वो करवाएगा भले किसी से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक्टर ही करेगा आर्ट, जो भी चीज है, ठीक है। आगे देखो, आर्ट का मतलब सिर्फ चित्रकला नहीं होता, एक बात समझो यहाँ पे, आर्ट का मतलब सिर्फ चित्रकला नहीं, जो आप सोच रहोगे कि ऑप्शन में पेंटर तो है नहीं, तो ये चीजें माइंड से निकाल दो। आर्ट का मतलब हर चीज है जो कला है, ठीक है। हाउ मेनी प्लेयर इन कबड्डी, कबड्डी में टोटल कितने प्लेयर्स होते हैं, तो ये चीजें आप आराम से कह सकते हो 7। मतलब ईच टीम के बारे में बात की जा रही है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली फर्स्ट इंडियन वीमेन कौन थी, तो ये जो चीजें बछेंद्री पाल करेक्ट आंसर होगा। जीके क्वेश्चन थे। आगे कह रहा है पदार्थ की सबसे छोटी अवस्था क्या होती है, तो पदार्थ की सबसे छोटी अवस्था जो होती है आपकी एटम होती है। जीके की चीजों में छेड़छाड़ नहीं करेंगे ज्यादा। डैश यंगेस्ट मैन हैज गोइंग टू अ स्कूल। अब देखो अगर इंग्लिश ग्रामर पढ़ के आए हो ना, आर्टिकल पढ़ के आए हो ना, आर्टिकल में मैंने क्या पढ़ाया था,
कि द का यूज जनरली हम लोग जब सुपरलेटिव डिग्री आती हैं तो वहां पे द का यूज करते हैं। अब सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, जैसे देखो यंग क्या है, एक ये है पीडी जिसको हम लोग पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। यंगर क्या है, ये है सीडी जिसको हम लोग कॉम्परेटिव डिग्री कहते हैं। और यंगेस्ट क्या है, ये है एसडी। मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी खराब है, मतलब पूरी खराब है, स्पेलिंग आप देख सकते हो यंगेस्ट की यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। यंग तो आपको पता ही होगा, यंगर में ई आर लगा दो और कुछ नहीं, बाकी यंग में ई एस टी लगा दो, यंगेस्ट। तो पॉजिटिव डिग्री वो जो इसका एग्जैक्ट फॉर्म होता है, अगर उसमें हम ई आर लगा दें ये कॉम्परेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री जो सबसे उसका लास्ट स्टेज, ठीक है, सबसे लास्ट स्टेज को कहते हैं यंगेस्ट। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का लगता है। जैसे ब्यूटीफुल में क्या लगता है, ब्यूटीफुलर नहीं बनाते हम लोग, ब्यूटी प्लस फुल दो वर्ड से मिलकर बने हैं, उसके पहले ना मोर और मोस्ट का यूज करते हैं सुपरलेटिव और कॉम्परेटिव बनाने के लिए। तो ब्यूटीफुल का क्या बनाते हो, कॉम्परेटिव डिग्री। देखो ऑलरेडी जो वर्ड है ब्यूटीफुल वो एक पॉजिटिव डिग्री है। कॉम्परेटिव डिग्री क्या बनेगा इसका, मोर ब्यूटीफुल, और मोस्ट ब्यूटीफुल क्या बनता है इसका, सुपरलेटिव डिग्री। तो ये सभी चीजों को माइंड में रखो और यहाँ पे फिलहाल के लिए द फिल करके आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 7 23 डॉट 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 220। तो यहाँ पे क्या फिल कर दें, कुछ नहीं फिल करना। देखो यहाँ पे 2 के साथ क्या किया हमने, तो सर या तो आप 5 ऐड कर दो तो 7 आ जाएगा, या फिर 2 इंटू 3 करके और 6 होगा और इसमें 1 जोड़ दोगे तो भी 7 हो जाएगा। हाँ देखो 5 जोड़ने का तो काम हम लोग कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि 7 में अगर हम 5 ऐड करें तो फिर 23 तो पॉसिबल ही नहीं पाना अपने को, तो रहने दो, 5 जोड़ने वाला काम तो हम करेंगे नहीं। देखो पहले 3 से मल्टीप्लाई किया और फिर उसके अंदर कुछ ऐड किया। देखो 2 को ना 3 से मल्टीप्लाई कर दो 6 मिलेगा, उसमें 1 ऐड करोगे तो 7 मिलेगा। 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो क्या मिलेगा 21, और इस बार 2 ऐड कर दो तो 23 मिलेगा। जस्ट लाइक 23 में आप इस बार फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो 69, और इस बार ना पहले 1 ऐड किए फिर 2 ऐड किए, तो इस बार 3 ऐड कर देने का अपने को, तो ये 72 मिल जाएगा। है क्या ऑप्शन में, हाँ सर। अब देखते हैं चेक करके कि अगली बार 220 मिलता है कि नहीं। तो 72 इंटू 3 कर दो, ये हो जाएगा कितना, इतना 6 216। इसमें भी इस बार 4 ऐड करेंगे तो 220 मिल रहा है अपना, तो ठीक है पैटर्न सही है, 72 करेक्ट आंसर है अपना। तो ये पैटर्न भी चेक कर सकते हो इस तरीके से। सिनोनिम ऑफ एडेप्ट, एडेप्ट का देखो यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है, जब ऑप्शन ही नहीं तो डायरेक्टली माइंड में लाना कि एडेप्ट का सिनोनिम क्या क्या हो सकता है। तो एडेप्ट का मतलब होता है जब किसी चीज में हम बिल्कुल भी प्रोफिशिएंट, जस्ट लाइक निपुण होते हैं, ठीक है, निपुण जिसको एक्सपर्ट होते हैं किसी काम में, उसी को कहते हैं एडेप्ट। एडॉप्ट देखो 2 वर्ड होते हैं यहाँ पे, कंफ्यूजिंग होते हैं इन दोनों के अंदर। एक होता है एडॉप्ट और एक होता है अडेप्ट। एडॉप्ट का मतलब होता है गोद ले लेना, ठीक है, और अडेप्ट का मतलब होता है ना निपुण हो जाना। दोनों चीजों में थोड़ा सा फर्क समझो। ये ई और यहाँ पे ओ आया तो गो, ई आया तो निपू, ठीक है, ऐसे करके याद रखना। नी तो मतलब ई और ओ तो गो, समझ में आ रहा है। तो ओ आएगा तो दिमाग में आएगा गोद लेने वाला, ई आया तो समझ में आ रहा था कुछ इसी तरीके का वर्ड था निपुण, इस तरीके से याद कर लो। और देखो यहाँ पे बात छोड़ो सभी चीजें। एडेप्ट, एडेप्ट का मतलब होता है निपुण होना, मतलब किसी चीज में आप या तो एक्सपर्ट हो गए हो, क्लियर, या फिर आप प्रोफिशिएंट हो इसके अंदर, क्लियर है, या फिर जैसे आप कहते हैं ना स्किलफुल हो। ये सभी चीजें क्या है इनकी सिनोनिम है। या फिर किसी काम में आप मास्टर हो, तो मास्टर कह सकते हो हम किसी चीज में मास्टर है। बहुत सारी चीजें, अब कितना चीजें बताएं आपको, बहुत सारी चीजें माइंड में एक साथ आती भी नहीं है, ठीक है। तो ये सभी चीजें हो, जैसे ब्रिलियंट भी हो जाता है इसका, ठीक है। बाकी चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है 4 16 8 64, तो फिर अगला क्या होगा क्लियर। देखो 4 का रिलेशन 16 से है, फिर 8 से है, फिर 64 के साथ 1 and 2 5 6, तो इनके साथ क्या करें तो ये कुछ इस तरीके से आपका आंसर आ जाए, ठीक है। तो सिंपल सा एक लॉजिक आ रहा है। 4 को अगर ना हम लोग 4 का ना यहाँ पे स्क्वायर करेंगे अगर, तो यहाँ पे 16 आएगा। 8 का अगर हमने स्क्वायर किया तो 64 आया, तो यहाँ पे x का स्क्वायर करेंगे तो 256 आना चाहिए। तब यहाँ पे स्क्वायर को ना अंडर रूट में डाल दो। 256 किसका स्क्वायर है भैया, 16 का है ना, रहने दो आंसर 16, ऑप्शन नंबर यही बी के अंदर, ठीक है। चलो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, कुछ नहीं है, बस यही तक था। और बाकी फिर से याद दिला दूं, इस पेड क्लास को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैं कह रहा हूँ ना, सुनो यहाँ से एक चीज है, इस क्लास को करने का मतलब ये नहीं कि इस बार मान लो हमारे पास तैयारी बढ़िया नहीं है, अगर अभी से जिसकी तैयारी बढ़िया नहीं है वो भी अगर इस कोर्स को पढ़ के अभी से लगता है ना, तो अगली वैकेंसी फिर जल्द आएगी। जुलाई के एंड तक वैकेंसी आने वाली है, फिर से साल में 2 बार आती है। सिलेक्शन उसका पक्का हो जाएगा, गारंटी मैं करूंगा। अभी से लगते हो तो फिर जुलाई का वेट करोगे, वैकेंसी आएगी तो तैयारी करेंगे, तो फिर वही होगा, बाबा जी का ठुल्लो मिलने वाला है, फिर अगली वैकेंसी का वेट करना पड़ेगा।
बाकी जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स डिस्क्रिप्शन में। पीडीएफ वगैरह के लिए आप व्हाट्सअप करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।